हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट को पहले से भी पता है कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के क्षेत्र में। इसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं अर्थात हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपको डेली लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। और आपको अनअकैडमी जो ये लर्निंग ऐप है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके बाद ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा, आपको डाउनलोड करके आप हम सभी से पढ़ पाएंगे। इसके बाद आप देख पाओगे कि मेरा नाम देवी सिंह है। थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए, क्योंकि पढ़ाता हूँ तो इतना तो आइडिया होना चाहिए। तो मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटी पीटी के लिए और सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। ये टेलीग्राम लिंक है, इससे सारे हैंड आउट मिल जाएंगे। कल भी मैंने इसको सर्कुलेट करवाया है। तो ये टेलीग्राम अनअकैडमी देवी सिंह करके वो कर लेना है, आपको उसमें ज्वाइन कर लेना है। और कुछ मैंने नोट्स उसमें से सर्कुलेट करवाए हैं। ये मेरे कोड हैं SPDSC10 और DBYP। इनको यूज करके आप 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकोगे। हमारे साथ और भी सॉरी और भी एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकोगे। आप देखोगे कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म में कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाता है। करीब 16,000 के आसपास इस प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डेड फॉर्म में जो कोर्सेज पड़े हुए हैं। वहीं हमारे पास एक सबसे बेहतरीन यानी 3 प्लान है। इन प्लान के अंतर्गत 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। SPTSC10 यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। लेकिन आप आईएएस एस्पायरेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया 12 माह से 36 माह तक का ले लो। कितना? 12 माह से 36 माह तक का ले लो। लाइव क्लासेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। इसके साथ अगर हम देखें तो आइकॉनिक के अंतर्गत आप ये देख पाओगे 12 माह से 36 माह तक का प्लान है। इसमें से SPTSC10 यूज करके या फिर डेबी वाईटी, इन दोनों कोड मेरे हैं। इनको यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकोगे। तो इसमें से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल कोच, जो कि यूपीएससी में एक बड़ी बात होती है पर्सनल कोच को हायर कर पाना एक सामान्य फैमिली के लिए। लेकिन अनअकैडमी इसको इकोनॉमी ऑफ स्केल का यूज करते हुए आपको पर्सनल कोच भी प्रोवाइड करवा पा रही है। इसके साथ साथ आप देख पाओगे कि 1 मंथ से हमारे पास ऑप्शनल का सब्जेक्ट को लेकर के भी हमारे पास प्लान है। 1 माह से 36 माह तक का, इसमें अगेन 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को यूज करते हो। इसके साथ साथ 31 को हमारा एक कॉन्टेस्ट हेल्ड होने वाला है, जिसमें से 45 मिनट्स का टाइम होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट्स होगा, 6 सेक्शंस। इसमें से देखोगे कि जो बच्चा 1 to 3 रैंकर्स को आएगा तो उसको 3 मंथ तक का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और जो 4 to 150 रैंकर्स होगा वो उसे 1000 रुपए का अमेजन का वाउचर मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे कुछ न्यू बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि न्यू बैचेस हैं, हालांकि 25 से। तो आप देख सकोगे इसमें से 21, 22 और 23 के लिए ये बैचेस डेडिकेटेड हैं। ये बाइलिंगुअल हैं। कुछ बैचेस हमारे हिंदी में हैं, कुछ बैचेस हमारे इंग्लिश में हैं। सेम एज 2022 के लिए और इसी तरह सेम एज 2023 के लिए भी बैचेस हमने क्रिएट किया है। इसके साथ आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है ये सबसे बेहतरीन है। आप इसको सब्सक्राइब कर लो। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले तो ये आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि देखो एकदम नया चैप्टर है ये फिजिकल सिस्टम। ये एकदम नया चैप्टर है। राजकोषीय व्यवस्था या राजकोषीय नीति कहा जाता है हिंदी में। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीटी और मेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सारा नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और यहाँ मैं आप सभी बच्चों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी के अंदर हम बजट भी डिस्कस कर लेंगे। बजट भी जल्दी पारित होगा, नया बजट, तो उसके बारे में। और हम यानी 2021 के लिए और 2022 जो आने वाला है, 2021 और 2 वाला, उसके भी बारे में डिटेल्स जब आ जाएगा तो डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी के अंदर हम बजट भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। देखो भैया ध्यान से सुनना, मैं इसको बार बार समझाऊंगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा।
अब जो राजकोषीय व्यवस्था है, जो फिस्कल सिस्टम है, ये सरकार के प्राप्तियों और उनके व्यय से संबंधित होता है। ये सरकार की प्राप्ति और उनके व्यय से, यानी रिसीट, सरकार की जो प्राप्तियां हैं, यानी प्राप्तियां और व्यय, यानी उनके एक्सपेंडिचर से क्या होता है, संबंधित होता है। सरकार के व्यय को सरकार के आय को बढ़ाने के लिए और व्यय को मैनेज करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए, दोबारा से सुनिएगा, सरकार की आय को, इनकम को बढ़ाने के लिए और व्यय को, एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए जो नीतियां जारी की जाती हैं, इन्हीं नीतियों को फिस्कल सिस्टम या राजकोषीय नीति कहते हैं। इन्हीं नीतियों को फिस्कल सिस्टम या राजकोषीय नीति कहते हैं। मतलब क्या है, राजकोषीय व्यवस्था सरकार के प्राप्ति और यानी व्यय, यानी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर से संबंधित है। अब सरकार के आय को बढ़ाने के लिए, यानी सरकार की इनकम को बढ़ाने के लिए और इसके साथ साथ व्यय को मैनेज करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए जो नीतियां जारी करी जाती हैं, कोई तो नीतियां होंगी जिनके माध्यम से हम सरकार की आय को बढ़ा सकेंगे और व्यय को मैनेज कर सकेंगे, प्रबंधित कर सकेंगे, व्यय को प्रबंधित कर सकेंगे। तो इसके लिए जो नीतियां होगी, इन्हीं नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाएगा। इन्हीं नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाएगा। ठीक है, तो आपने जो राजकोषीय नीति देखा, ठीक है, राजकोषीय नीति देखा। अब जो ये नीतियां होती हैं, ये जो पॉलिसीज होती हैं, जो राजकोषीय नीतियां होती हैं, इन नीतियों की जो जिम्मेदारी होती है वो फिनांस मिनिस्ट्री की होती है, अर्थात वित्त मंत्रालय की होती है। फिनांस मिनिस्ट्री अर्थात वित्त मंत्रालय की होती है। इन नीतियों को वित्त मंत्रालय क्या करती है, जारी करती है। आय और बजट का संपूर्ण लेखा जोखा एक बजट के माध्यम से संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति बजट के माध्यम से जितना भी आय और व्यय का जो लेखा जोखा है, जितना भी जो लेखा जोखा है, मतलब आय कितना हुआ, कितना व्यय होगा, ये संसद में बजट के रूप में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। संसद में बजट के रूप में पेश किया जाता है। साथ ही साथ देखोगे कि जो अगले वर्ष के लिए, यानी आगामी वर्षों के लिए एक निश्चित कि कितना खर्च लग जाएगा, उसका भी लेखा जोखा बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। अब दोबारा से सुनो कि भारत में जो बजट है वो संसद में राष्ट्रपति के नाम पे, यानी राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं। बजट में वर्तमान वित्तीय आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा होता है और आने वाले वर्ष यानी अगले साल, यानी आगामी वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा होता है। बजट में क्या क्या होगा कि जो ये वित्तीय जो करंट ईयर्स है, जो करंट ईयर है, इसका आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा होगा और आगामी वर्ष में कितना आय और व्यय कितना होगा उसका, यानी एक स्पेकुलेशन, उसका स्पेकुलेशन निकाला जाएगा और उसका आकलन निकाला जाएगा, एक अनुमानित होगा, यह लेखांकन अनुमानित होगा। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में पहले व्यय की गणना करी जाती है। ऑब्वियस है, अगर बजट तैयार किया जाता है तो उसके पहले हमें व्यय की गणना करनी होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, व्यय को पूरा करने के लिए कुछ स्रोत ढूंढते हैं ताकि आय को क्या कर सके, बना सके और व्यय में पैसा खर्च किया जा सके, व्यय में पैसा खर्च किया जा सके। तो दोबारा से सुनो, मैंने कहा कि पहले तो क्या होती है, इस पूरी बजट की प्रक्रिया में जो व्यय होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसकी गणना की जाती है। इसके बाद व्यय को पूरा करने के लिए आय के स्रोत ढूंढे जाते हैं, जो इनकम होता है उसके सोर्सेस ढूंढे जाते हैं, उसके सोर्सेस ढूंढे जाते हैं। तो इनके सोर्सेस पे हम बात करेंगे, लेकिन जो बजट 2017-18 में कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, इनके बारे में पहले हम बात करेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है, बजट प्रस्तुत करने पहले जो बजट प्रस्तुत होता था वो फेब ऑफ लास्ट वीक में होता था, यानी आप ये कह लो कि फरवरी के लास्ट वीक में पहले बजट जो प्रस्तुत किया जाता था हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद में। लेकिन अब इसको एक माह पहले कर दिया गया है। इसको, ये जो तारीख है, इसको बजट का एक माह पहले, अर्थात जो फेब ऑफ फर्स्ट वीक, यानी बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अब दूसरा, इसमें बजट में क्या बदलाव किया गया है कि पहले प्लान्ड और अनप्लान्ड जो एक्सपेंडिचर होते थे, इसकी गणना होती थी, लेकिन अब इसकी गणना को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ आम बजट और रेल बजट का भी मर्जर कर दिया गया है, इसका विलय कर दिया गया है। पहले रेल बजट और आम बजट दोनों
अलग अलग जारी होते थे, लेकिन अब रेल बजट को आम बजट के साथ ही, जनरल जो बजट है इसके साथ ही क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजों को ध्यान से सुना, आपने इन सारी चीजों को ध्यान से सुना। एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्या कर देता हूं, इसकी समरी बता देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं, जरा ध्यान से सुनना सुनना भैया। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी, तनिक से भी कोई डाउट नहीं होगा। जरा ध्यान से सुनना। देखो, राजकोषीय व्यवस्था जो सरकार के प्राप्ति और व्यय से संबंधित है, किससे? प्राप्ति को रिसीट बोलते हैं, रिसीट। वो RECEPIT होता है, तो रिसीट नहीं पढ़ते हैं, रिसीट पढ़ते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन रिसीट है, रिसीट। तो सरकार जो राजकोषीय व्यवस्था है, जो फिस्कल सिस्टम है, ये सरकार जो होती है ना, उसकी प्राप्तियां और व्यय से संबंधित होता है। अब सरकार को आय बढ़ाने के लिए, अब सरकार की कैसे आय बढ़ाने के लिए और व्यय को प्रबंधित करने के लिए, यहाँ व्यय को कम करने के लिए नहीं, मैनेज करने के लिए, ताकि सही से जो चीजों को हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसका सही से उपयोग किया जा सके। तो व्यय को मैनेज करने के लिए जो नीतियां जारी करी जाती हैं, इन्हीं नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं, इन्हीं को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नीतियां जारी करती है वो वित्त मंत्रालय जारी करती है, ये जिम्मेदारी इसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है, वित्त मंत्रालय की होती है। और आय और व्यय का संपूर्ण लेखांकन संसद में बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और ये जो बजट है वो राष्ट्रपति के नाम पे प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति बजट को प्रस्तुत करते हैं। बजट में जैसे कि अगर हम बात करें, जो बजट आता है, तो बजट में जो वर्तमान ईयर होता है उसकी जो वित्तीय आय और व्यय का लेखांकन होता है, उसकी आय और व्यय का लेखांकन होता है। साथ ही साथ अगले साल यानी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित लेखांकन होता है आय और व्यय का, कि कितना आय होना चाहिए, हमें कितना व्यय लगेगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने आय को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बजट तैयार किया जाएगा, तो पहले क्या किया जाता है कि व्यय की गणना करी जाती है, ताकि हम अपने आय को क्या कर सके, कि ज्यादा से ज्यादा कुछ सोर्सेज ढूंढ सके आय को बढ़ाने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए। तो इस आपने देखा कि बजट तैयार करते वक्त पहले आय की गणना होगी, आफ्टर सॉरी पहले व्यय की गणना होगी, फिर इसको पूरा करने के लिए आय के स्रोत ले जाएंगे, ढूंढे जाएंगे। अब देखो बजट 2017, जब 17-18 में कुछ परिवर्तन हुए बजट में, क्या हुए, कुछ परिवर्तन हुए, इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस साल का भी बजट पढ़ा दूंगा, यानी 2020-21 का, और जो अभी आने वाला है बजट पारित होगा वो भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेजर चेंजेस देख लो, जो कोर कॉन्सेप्ट है। देखो भैया, 2017-18 में इसमें कुछ चेंजेज होते हैं। क्या क्या चेंजेज होते हैं? पहले बजट क्या होता था कि जो फेब है, फरवरी है, उसके लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में वो होता था, प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन अब इसको एक माह पहले प्रस्तुत किया जाने लगा, अब इसको एक माह पहले यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, ऐसा तो है नहीं कि सरकार का मन कर दिया तो कर दिया, ऐसा नहीं भैया, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। जी हाँ, कारण है। क्या कारण है? देखो होता क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर है तो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। अब अगर 1 मार्च के फर्स्ट वीक में अगर बजट प्रस्तुत किया जाता था, तो इसको पारित करवाने में 2-3 माह टाइम लग जाता था। तो अब क्या है कि जो सरकार के पास अब पैसा नहीं रह जाता था खर्च करने के लिए, तो सरकार को एक दूसरा माध्यम अपनाना पड़ता था, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट से पैसा उसे मांगना पड़ता था, कंसोलिडेटेड फंड से। तो इसके चलते कि ये सब प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इसको पहले ही एक माह पहले पारित कर दी, वो प्रस्तुत कर दिया जाता है, ताकि संसद में पारित होते होते जो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग के साथ ये पारित हो जाए और पैसा सरकार को संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से सैंक्शन हो जाए, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा सरकार को सैंक्शन हो जाए। तो ये कारण था, तो बजट को एक माह पहले ही कर दिया गया। जो बजट पारित करने की तारीख है वो उसको जो फेब ऑफ थर्ड वीक है उसको फर्स्ट वीक में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया। तो एक तो ये देखा आपने, एक ये कारण है परिवर्तन के। दूसरा कारण, इसमें नियोजित यानी प्लान्ड और नॉन प्लान्ड, यानी नियोजित और गैर नियोजित व्यय की गणना होती थी पहले। तो बजट 17-18 में जब इसको प्रस्तुत किया गया,
तो नियोजित और गैर नियोजित यानी प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ऐसा क्यों खत्म कर दिया गया भैया, कुछ तो कारण होगा। जी हाँ, आपको ध्यान होगा कि 15 यानी 2015 में नीति आयोग को लाया गया, किसको, योजना आयोग को खत्म करके। और योजना आयोग में क्या था कि पहले से चीजों को डिसाइड कर लिया जाता था, डिजाइन किया जाता था, उसके लिए प्लानिंग चलती थी। तो प्लानिंग के लिए प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन अब योजना आयोग समाप्त ही हो गया है, तो अब इसका प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को ही समाप्त कर दिया गया है। तो एक ये कारण है। अब आम बजट और रेल बजट को विलय करने का क्या कारण है, इसको भी 17-18 में विलय कर दिया गया है। तो जी हाँ, इसके भी विलय के कुछ कारण है। कैसे, अब देखो आम बजट और रेल बजट को इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा अभी मैं समराइज कर रहा हूँ। इसकी ये कारण है कि देखो पहले क्या होता था कि इसमें से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, जो रेल बजट होता था तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब एक तरीके से ये पूरा ताना ताना बाना दोबारा से बुनना पड़ता था, और ये थोड़ा सा ऑड लगता था। तो अब आम बजट को रेल बजट को आम बजट के साथ साथ क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो आपने इन सारे बदलावों को देखा, इन बदलावों के अंतर्गत हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा भैया। ओके, चलो अब जरा आपको देखना है कि अब चलो यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, है ना। देखो सरकार की प्राप्तियां और कुछ व्यय होते हैं, सरकार की कुछ प्राप्तियां होती हैं और कुछ व्यय होते हैं, ठीक है। यानी कुछ रिसीट्स होती हैं और कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। एक ऐसे होते हैं, जरा देख लो। सरकार की कुछ प्राप्तियां, जो सरकार है, सरकार की प्राप्तियां, सरकार की प्राप्तियां और व्यय, प्राप्तियां और व्यय, और व्यय। देखो सरकार की प्राप्तियां और व्यय में जरा फोकस करो। प्राप्तियों में दो प्रकार की प्राप्तियां देखेंगे और व्यय में भी हम दो प्रकार के व्यय देखेंगे। प्राप्तियों में पहली प्राप्ति होती है राजस्व प्राप्ति, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। राजस्व प्राप्ति, और दूसरी होती है पूंजी प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति। इसी तरह इसका व्यय भी होता है, इसका व्यय भी होता है। एक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और यानी व्यय, और पूंजीगत व्यय, पूंजी व्यय, पूंजी व्यय। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले बस ये सुन लो। देखो जो सरकार होता है, सरकार की प्राप्तियां और एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। तो हम केंद्रीय बजट के अंतर्गत जो राजस्व बजट और पूंजीगत बजट है, इसमें से आप ऐसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जरा, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा। तो सरकार की प्राप्तियां और व्यय में मैं एक आपको चार्ट बना देता हूं, है ना, फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सरकार की प्राप्तियां यानी रिसीट, प्राप्तियां रिसीट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राप्तियां और व्यय, और व्यय, ठीक है। अब देखो केंद्रीय बजट ऐसे कर लो, केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट, बजट में एक तरफ क्या होता है कि एक तरफ आप देखोगे राजस्व बजट होता है, राजस्व बजट होता है, और दूसरी तरफ पूंजीगत बजट होता है, पूंजी बजट होता है, पूंजीगत बजट होता है, बजट होता है। ये जो राजस्व बजट होता है, इसमें से राजस्व प्राप्तियां, ध्यान से सुनिएगा, इसमें से राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। अब इन राजस्व प्राप्तियों में भी एक कर राजस्व प्राप्ति होती है, गैर कर राजस्व प्राप्ति होती है। डिटेल से समझाऊंगा। कर राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति
और गैर कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व प्राप्ति। इसमें से आप देखोगे जब राजस्व प्राप्तियां हैं तो राजस्व व्यय भी होता होगा, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय में हम देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, ठीक है ना? इसमें भी बहुत सारे प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। तो आपने राजस्व व्यय के अंतर्गत देखा, राजस्व व्यय के अंतर्गत देखा। अब आप देखना है पूंजीगत, जो पूंजीगत बजट है, इसमें से सेम वैसी होगा कि पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, और फिर पूंजीगत क्या होगा, व्यय होगा, पूंजीगत व्यय होगा, व्यय होगा। देखो भैया, राजस्व, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपको यहाँ तक किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। देखो जो सरकार होती है ना, सरकार को में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो सरकार की जो प्राप्तियां और व्यय है, जो सरकार की प्राप्तियां और व्यय है, इसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सरकार की कुछ प्राप्तियां होंगी और उस प्राप्ति यानी आय होगा और उसको फिर व्यय के रूप में क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, व्यय के रूप में खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो चलो जरा देख लो कि जो सरकार की प्राप्तियां और व्यय किस किस रूप में होंगी। देखो, तो पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, इसको राजस्व प्राप्तियां कहते हैं, सॉरी राजस्व यहां पे लिख देते हैं, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। मैंने दो प्राप्तियां बताई और दो खर्चे बताए, एक राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति। खर्च क्या है, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पूंजीगत यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय, ठीक है ना? तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले देखो कि राजस्व प्राप्ति क्या होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है, इस पे आपको नजर डालना है, ठीक है? इसे जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, तो आप ध्यान से कोशिश करिएगा। देखो राजस्व, अच्छा, राजस्व जो सरकार की हर वो प्राप्ति, ध्यान से सुनिएगा, सरकार की हर वो प्राप्ति जो सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की देयता को जन्म ना दे, सरकार की हर वो प्राप्ति, सरकार को जो भी पैसा रुपया जो भी मिलेगा, तो सरकार की वो सारी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल होंगी, बशर्ते वो प्राप्तियां किसी भी प्रकार की देयता अर्थात जिम्मेदारी को जन्म ना दे, किसी प्रकार की देयता अर्थात जिम्मेदारी को जन्म ना दे। जैसे कि मान लो कि सरकार की वो सभी प्राप्तियां, सरकार की वो सभी प्राप्तियां जो किसी भी प्रकार की देयता को जन्म ना दे। देयता का मतलब कि मान लो कि आपने, जैसे कि मामा के घर गए, आप मामा के घर गए और आप को मामा या फिर मामी ने 100 रुपया दिया, तो मामी या मामा ने 100 रुपया दिया, तो उस 100 रुपया के प्रति आपकी देयता नहीं है, वो एक प्रकार से आपको गिफ्ट मिला है, आप एक प्रकार से आपको क्या है, गिफ्ट मिला है, तो आपको लौटाना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर सोचो कि अगर आप किसी अपने दोस्त के पास गए और उससे पैसे मांगे कि मुझे पैसे उधार दे दो, तो आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, अर्थात क्या है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी देयता है, आपकी लायबिलिटी है। तो यहाँ क्या होगा कि सरकार को जो पैसा प्राप्त होगा तो सरकार उसको वापस नहीं लौटाएगा, मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, देयता नहीं होगी, कोई लायबिलिटी नहीं होगी, कोई वो संपत्तियां सरकार को लायबिलिटी के रूप में जन्म नहीं देगी, किसी देयता को जन्म नहीं देगी, और यह सरकार की संपत्ति में किसी भी प्रकार की कमी को भी नहीं जन्म देगी। मतलब ये जो सरकार को पैसा मिलेगा, वो सरकार की कोई परिसंपत्ति को बेचकर नहीं लिया जाएगा, सरकार की कोई परिसंपत्ति को नहीं बेचा जाएगा। तो मतलब कि ये जो पैसा आ रहा है उसमें सरकार की परिसंपत्ति को भी नहीं बेचा जाएगा। अगर सरकार, मान लो सरकार को पैसे की जरूरत है, और सरकार क्या करती है कि अगर पैसे की जरूरत है और सरकार क्या करे कि अगर कोई परिसंपत्ति बेच दे,
अगर सरकार कोई परिसंपत्ति बेच दे तो जरा ध्यान करो उसकी परिसंपत्ति कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो रेवेन्यू रिसीट में वो सारी प्राप्तियां जो सरकार के किसी प्रकार की देयता को ना जन्म दे और साथ ही साथ ना ही किसी परिसंपत्ति को कम करें, ना ही किसी परिसंपत्ति को कम करें, ऐसी प्राप्तियों को रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। ऐसी प्राप्तियों को रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। ठीक है, यानी राजस्व प्राप्ति कहेंगे। इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा तो थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। देखो, कर से होने वाली प्राप्तियां, ध्यान करो, आप और हम सब लोग क्या करते हैं, भारत सरकार को कर देते हैं। क्या भारत सरकार, ध्यान से सुनिएगा, हमें वापस करती है क्या? कर में ब्याज देती है क्या? नहीं। तो ये, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार जो हम कर देते हैं तो सरकार की कोई ना कोई परिसंपत्ति को हम क्या करते हैं, कमी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो कर के द्वारा जो सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है वो सरकार की रेवेन्यू रिसीट है, सरकार की रेवेन्यू रिसीट है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से प्राप्त लाभ, मान लो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, पीएसयूज हैं, मान लो कि जैसे गेल फेल है, इनसे जो लाभांश मिलेगा, ये जो लाभ कमाएगी तो सरकार को क्या करेंगी, लाभ के रूप में एक हिस्सा देंगी, लाभ के रूप में एक हिस्सा देंगी। तो क्या ये हिस्सा सरकार की लायबिलिटी को जन्म देगा? नहीं, सरकार तो पैसा लौटाएगा नहीं ना उन पीएसयू को, और ना ही इस पीएसयू का कोई पार्ट बेचा गया है, तो उसकी संपत्ति भी नहीं सरकार की बेची गई है, सरकार की संपत्ति बेच के पैसा नहीं उगाहा गया है। इसका मतलब क्या है कि यह जो रेवेन्यू रिसीट है ये सरकार की न किसी प्रकार की देयता को जन्म देंगे और न ही सरकार की किसी भी परिसंपत्ति को कम करेंगे। तो जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का जो लाभांश है वो लाभांश भी इसमें से शामिल होगा। अब दिए गए ऋण पर ब्याज, जरा ध्यान से सुनेगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आएगा, कम से कम 3 बार इसे समझाऊंगा मैं, कम से कम 3 बार इसे समझाऊंगा। उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको ना थोड़ा सा देखो भैया, इसमें दिए गए ऋण पर, जो दिया गया ऋण है उस पर जो वापस होने वाला ब्याज है, सरकार ने, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने 100 रुपया ऋण के रूप में दिया किसी को, बैंक को दिया, किसके रूप में, बैंक को ऋण के रूप में, ठीक है, 100 रुपया। तो अब बैंक क्या देंगे, अगर ब्याज देते हैं सरकार को, ये सरकार है, सरकार है, तो जो ब्याज मिलेगा, बैंक किसे ब्याज देंगे, सरकार को, तो ये जो ब्याज वाला हिस्सा होगा वो रेवेन्यू रिसीट होगा, ब्याज वाला हिस्सा वो रेवेन्यू रिसीट होगा। कैसे, देखो, सरकार न ही अपनी इस परिसंपत्ति को बेचा है बल्कि इसमें ब्याज मिल रहा है, ये ब्याज वाला हिस्सा सरकार का रेवेन्यू रिसीट होगा। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ के यही फंसा लेगा, ठीक है। तो ये जो ब्याज, सरकार की कोई परिसंपत्ति थोड़ी ना कम हो रही है, सरकार का 100 रुपया जो मूलधन है वो ऑलरेडी बचा ही है, सरकार का जो है मूलधन वो बचा ही है, और ये पैसा सरकार को ऐसा भी नहीं है कि बैंकों को दोबारा से वापस करना पड़े, क्योंकि सरकार को तो ब्याज मिल रहा है उसकी जो मूलधन राशि है ना। तो जो ब्याज वाला हिस्सा है, जो इंटरेस्ट वाला हिस्सा है, जो सरकार को प्राप्त होगा, मान लो सरकार ने किसी को भी ऋण के रूप में पैसा दे के रखा है, तो जो वो लोग ब्याज देंगे, तो ये जो ब्याज वाला हिस्सा वो क्या कहलाएगा, वो सरकार का राजस्व प्राप्ति कहलाएगा, सरकार का राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। मैं बार बार रिसीट पढ़ रहा हूँ, रिसीट ही पढ़ते हैं, रिसीट लिखा जाता है, पढ़ते रिसीट है, पढ़ते रिसीट है, तो मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही है, ध्यान रखिएगा। अब जुर्माना, अब जुर्माना, अब मान लो सरकार किसी पे जुर्माना लगा दे तो वो भी तो सरकार की रेवेन्यू रिसीट है। आप जा रहे थे बाइक में, ठीक है, आपने क्या किया कि किसी प्रकार से हेलमेट नहीं लगा के रखी है, सरकार के प्राधिकारी अधिकारी आए और आप पे 100 रुपया का जुर्माना लगा दिया, तो जो 100 रुपया सरकार को जाएगा ये भी सरकार के रेवेन्यू रिसीट में जुड़ेगा, ये भी सरकार की राजस्व प्राप्ति में जुड़ेगा। समझ आया? इसके साथ साथ किराए पर होने वाली प्राप्तियां, किराए पर होने वाली, मान लो कि सरकार ने क्या कर दिया है, कोई अपनी जैसे कि उसकी कोई जगह है, कोई उसका प्लेस है, और उसने अपने प्लेस पे किसी को रेंट में दे दिया है, मान लो कि कोई बिल्डिंग है और रेंट में दे दिया है, तो जो किराया मिलेगा वो भी सरकार की राजस्व प्राप्ति का हिस्सा होगा, किराया भी सरकार की राजस्व प्राप्ति का हिस्सा होगा। अब वहीं प्राप्त अनुदान, सरकार को जो अनुदान मिलेंगे, मान लो कि वर्ल्ड बैंक तरफ था के और सरकार को अनुदान दे दे, ठीक है,
जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति और परिवहन के माध्यम से जो सुविधाएं सरकार देती है, इससे प्राप्त होने वाली प्राप्तियां, की रेवेन्यू रिसीट है। मान लो सरकार आपको पानी की आपूर्ति दिलाती है, विद्युत आपको देती है, ठीक है, परिवहन उपलब्ध करवाती है, तो इनसे जो आप पैसा जाएगा सरकार को आपके माध्यम से, ये भी सरकार का रेवेन्यू रिसीट होगा, ये भी सरकार का रेवेन्यू रिसीट होगा। समझ आया कि नहीं, ये बताओ, समझ आया? सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब ये सारी चीजें रेवेन्यू रिसीट है। मैंने क्या बताया था, सरकार की जो प्राप्तियां हैं, सरकार का जो आय है, वो दो रूप में होता है, एक रेवेन्यू रिसीट के रूप में और दूसरा कैपिटल रिसीट के रूप में। और खर्च भी दो रूपों में होता है, एक तो राजस्व व्यय के रूप में और एक पूंजीगत व्यय के, एक पूंजीगत व्यय के रूप में। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। बार बार इस पे फोकस करिएगा, मेरे सारे वर्डों पे फोकस करिएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ एक भी बच्चे को डाउट नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इकोनॉमी पढ़ाने का एक्सपोजर मेरा यूं ही है, ठीक है, कि अगर एक बच्चे का भी डाउट होता है तो मैं उसको क्लियर करने के लिए चाहे मुझे कितना टाइम भी ना लगे, और इसी वजह से मैं थोड़ा सा धीमे चलता हूं यहाँ पे, और सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि कैपिटल रिसीट, इसको हिंदी में पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, तो हिंदी में भैया पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। तो चलो अब पूंजीगत प्राप्ति देख लो कि ये पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, कैपिटल रिसीट कैसे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसको भी हम वही हाईलाइट करेंगे। अच्छा, हमने क्या कर दिया, हाइलाइटर की बजाय इरेजर चुन लिया था। देखो, सरकार की ये वह प्राप्तियां हैं, सरकार की ये वह रिसीट्स हैं जो कि सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता को जन्म दें, अर्थात सरकार की देयता लायबिलिटी को बढ़ा दें। अब देखेंगे कि कैसे ये ऐसी प्राप्तियां, सरकार को कुछ ऐसी जो प्राप्तियां होंगी जो सरकार की देयता को जन्म दे देगी, जो देयता लायबिलिटी को जन्म दे देगी, ठीक है, लायबिलिटी को जन्म दे देंगी। ये लायबिलिटी समझ गए ना आप, कि जैसे आप लोग हो, ठीक है, आपने किसी से उधार लिया, तो आपकी लायबिलिटी है कि आप उसको उधार चुकाएंगे, यही लायबिलिटी है, यही देयता है। तो ऐसी प्राप्तियां, सरकार को कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, लेकिन ये वैसी प्राप्तियां होंगी कि जो सरकार के किसी न प्रकार की देयता को जन्म देगी, किसी प्रकार की देयता को जन्म देगी। या फिर जो सरकार की संपत्ति, ये संपत्ति है, समाप्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको ना मैं क्या कर देता हूं, ब्लैक वॉश कर देता हूं। इस समाप्ति नहीं है, संपत्ति है। अब इसमें से मैं कोई ना कोई कलर चलेगा, इसमें लिखेगा, ओके। कहाँ लिख रहा है, लिख ही नहीं रहा। चलो यहाँ पे संपत्ति लिख लो, जो भी है लिख लो आप अपने स्तर से। रेवेन्यू रिसीट आ गया, कैपिटल रिसीट, ध्यान से सुनना। अब सरकार की वैसी वह प्राप्तियां जो सरकार की किसी भी प्रकार की क्या करें, आप देखोगे कि ये किसी न किसी प्रकार की देयता को जन्म देगी, और जो सरकार की संपत्ति में किसी न किसी प्रकार की कमी को जन्म देगी, ये कमी को जन्म देंगे, कमी को जन्म देंगे। जरा ये क्या होगा, ऐसी प्राप्तियों को, ऐसी रिसीट्स को पूंजीगत प्राप्तियां कहलाता है, ऐसी रिसीट्स पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है, यानी कैपिटल रिसीट कहलाती है। उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो जैसे सरकार है, क्या है, सरकार है, तो सरकार को ऐसी कुछ चीजों की प्राप्ति हो रही है, जो सरकार की, ऐसी चीजों की प्राप्ति हो रही है जो सरकार की देयता को बढ़ा रही है, अर्थात देयता को जन्म दे रही है, और सरकार की संपत्ति में कमी ला रही है, संपत्ति में सरकार की कमी ला रही है। इनसे जो प्राप्ति होगी वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा, कैपिटल रिसीट, यानी क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट कहलाएगा। अब समझ आया होगा कि कैपिटल रिसीट क्या है, ठीक है। सरकार, अब देखो इसमें से कुछ चीजें शामिल होती हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप आप समझो कि इसमें से क्या क्या चीज शामिल होता है, तो किसी भी प्रारूप में लिया गया ऋण,
आप अगर किसी से ऋण लेते हैं किसी भी प्रारूप में, कैपिटल रिसीट में क्या क्या शामिल हुआ, देखो उदाहरण से समझो। कैपिटल रिसीट आपने समझा ना कि कैपिटल रिसीट क्या है। ये क्या करेंगी, ये सरकार की लाइबिलिटी को बढ़ा देंगी, जन्म देंगी, और साथ में संपत्ति एसेट्स को क्या करेंगी, एसेट्स को कम करेंगी और लाइबिलिटी को बढ़ा देंगी, लाइबिलिटी को बढ़ा देंगी। इससे जो भी प्राप्त होगा वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा कि अगर सरकार किसी से ऋण लेती है तो सरकार को ऋण वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि सरकार के पास पैसा तो आया लेकिन ऋण के रूप में आया, तो सरकार को एक दिन ऋण वापस करना पड़ेगा। तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जी हाँ, लायबिलिटी को जन्म दिया गया। तो किसी भी प्रारूप में लिया गया ऋण, अगर सरकार किसी से ऋण ले, ठीक है। दूसरा उदाहरण आप देखोगे कि दिए गए मूलधन पे, दिए गए ऋण पे मूलधन की वापसी। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, दिए गए ये स्टेटमेंट, दिए गए धन पर, सॉरी ऋण पर मूलधन की वापसी, मूलधन की वापसी। अब देखो आपने किसी को ऋण दिया, ठीक है, तो आपने मूलधन वापस उससे वापस ले लिया, उससे मूलधन वापस ले लिया और आपने खर्चा कर दिया। नो डाउट प्राप्ति तो हुआ, आपको ये प्राप्त हुआ, लेकिन आपने मूलधन खर्च कर दिया ना, तो आपकी परिसंपत्ति में क्या आई, कमी आई। आपकी परिसंपत्ति में कमी आई, मूलधन आपने खर्च कर दिया, मतलब आपकी परिसंपत्ति क्या हो गई, कम हो गई। अब इसी के जस्ट अपोजिट जब मैं आपको रेवेन्यू रिसीट पढ़ा रहा था, वहां आपको दिए गए ऋण पर ब्याज था, लेकिन यहाँ ऋण पर अगर आप मूलधन वापस ले लेते हो तो ये मूलधन कैपिटल रिसीट के अंतर्गत आएगा। क्योंकि देखो ये जो कैपिटल रिसीट है जो आपको प्राप्ति हो रही है, वो आपको अपना एक तरीके से ये आपकी पूंजी को कमी कर रहा है, ये पूंजी को आपको यानी आपकी संपत्ति को, एसेट्स को कम कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये देखा उदाहरण। इसके साथ साथ विनिवेश और निजीकरण से होने वाली प्राप्तियां, तो पहले विनिवेश सुन लो। विनिवेश, विनिवेश और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण से होने वाली प्राप्तियां। विनिवेश क्या है, देखो सरकार की कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उसका कुछ हिस्सा, कुछ शेयर सरकार किसे निजी हाथों में दे दे, सरकार निजी हाथों में दे दे, उसका कुछ हिस्सा सरकार निजी हाथों में दे दे, उसको विनिवेश कहते हैं। सरकार पैसा प्राप्त करने के लिए, पूंजी प्राप्त करने के लिए अपने कुछ पीएसयूज का, यूनिट्स का कुछ हिस्सा निजी हाथों में बेच देती है, इसी को विनिवेश कहा जाता है, इसी को विनिवेश कहा जाता है। तो मान लो सरकार की एक कंपनी है ए नाम की, इसमें सरकार ने 20 शेयर बेच दिया, तो सरकार को पैसा तो प्राप्त हो जाएगा, पैसा सरकार को कैपिटल रिसीट तो हो जाएगा, लेकिन सरकार ने अपनी परिसंपत्ति को बेचा कि नहीं बेचा, उसकी परिसंपत्ति कम हुई कि नहीं हुई, उसकी परिसंपत्ति कम हुई, उसकी परिसंपत्ति कम हुई। तो विनिवेश और निजीकरण, मान लो कि सरकार निजीकरण भी कोई सरकारी कंपनी का वो निजी हाथों में बेच दे, तो सरकार को पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसकी परिसंपत्ति कम होगी कि नहीं होगी, कम होगी, कम होगी। तो इसमें मैंने क्या बताया था कैपिटल रिसीट में, स्टार्टिंग में जरा ध्यान करो, मैंने कैपिटल रिसीट में बताया था कि ये वैसी रिसीट्स होंगी जो उसकी संपत्ति को कम करे या फिर उसके देयता को बढ़ा दे, सरकार की देयता को जन्म दे दे या उसकी परिसंपत्ति को कम कर दे। ऐसी रिसीट सभी कैपिटल रिसीट या पूंजीगत क्या कहलाएंगी, प्राप्तियां कहलाएंगी। तो यहां तक आपने चीजों को देखा। इसका और बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन उदाहरण देखने की कोशिश करो आप। इसमें से जैसे कि इसमें एक दूसरा उदाहरण है, यदि भूमि, भवन, ये किसी भी संपत्ति को बेचकर अगर सरकार पैसा उठाती है, सरकार के पास मान लो भूमि है, बेच दे और पैसा बना ले, तो भी सरकार को तो पैसा मिलेगा, संपत्ति वो सरकार को पैसा मिल रहा है, लेकिन सरकार अपनी भूमि तो बेच रही है ना, तो उसकी परिसंपत्ति कम हो रही कि नहीं हो रही, जी हाँ, उसकी परिसंपत्ति कम हो रही है, उसकी परिसंपत्ति कम हो रही है। इसी को कैपिटल रिसीट कहते हैं, इसी को कैपिटल रिसीट कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा से सुनिएगा, ठीक है। सरकार की ये वैसी प्राप्तियां हैं जो कि सरकार के ऊपर किसी प्रकार से देयता को अर्थात लायबिलिटी को बढ़ा देंगी, जन्म दे देंगी। लायबिलिटी को, पैसा अगर सरकार किसी से लेगी तो चुकाना भी तो पड़ेगा, तो लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई, जी हाँ, लायबिलिटी हुई।
अब जो सरकार है यही, तो सरकार की संपत्ति को भी अगर मान लो बेच के क्या किया जाए, पैसा उठाया जाए, तो सरकार की परिसंपत्ति स्वतः कम हो जाएगी। तो अगर ये पैसा सरकार की परिसंपत्ति को कम कर दे, तो इसको पूंजीगत प्राप्ति कहा जाएगा। इसको पूंजीगत प्राप्ति कहा जाएगा। इसमें से मैंने बताया क्या क्या शामिल होगा, कि अगर सरकार किसी भी प्रारूप में किसी से भी ऋण ले, तो उसको ऋण देना होगा, तो उसकी देयता क्या हो जाएगी, देयता बढ़ जाएगी। अगर जो सरकार ने ऋण दिया है उसमें मूलधन की अगर वसूली हो जाए, तो सरकार की परिसंपत्ति कम हो जाएगी, तो भी पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। वहीं विनिवेश या फिर निजीकरण के माध्यम से जो सरकार पैसा बनाएगी, तो भी सरकार की परिसंपत्ति को कम करेगी। या फिर आप कह सकते हो भूमि, भवन या फिर कोई अन्य प्रकार की संपत्ति को बेचकर ये सारा सब कुछ किया जाए, तब भी सरकार को पैसा तो मिलेगा, लेकिन ये सरकार की कैपिटल रिसीट कहलाएगी, सरकार की कैपिटल रिसीट कहलाएगी। तो सरकार की प्राप्तियां तो देखा, आय तो देख लिया आपने, सरकार को पैसा कहां से आ रहा है, सरकार को पैसा कहां से आ रहा है। ठीक है, चलो एक चीज और मैं बताने वाला हूं। जो सरकार की प्राप्तियां है ना, सरकार की प्राप्तियां, इन सरकार की प्राप्तियों के अंतर्गत आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखना है। एक पहले तो हमने राजस्व प्राप्ति बताई और पूंजीगत प्राप्ति बताई, है ना। तो राजस्व प्राप्तियां भी सरकार की जो दो प्रकार की, एक कर राजस्व से प्राप्तियां होती है और दूसरा गैर कर राजस्व प्राप्तियां होती है। चलो देखो भैया, देखो, राजस्व प्राप्ति थी, पूंजीगत प्राप्ति थी। सरकार की प्राप्तियां ऐसे लिख लो, सरकार की प्राप्तियां, रिसीट, है ना, सरकार की प्राप्तियां। देखो एक तरफ हमें लिखना था राजस्व प्राप्तियां, इसे समझाया है लेकिन थोड़ी सी मैं इसको, और राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत, पूंजीगत प्राप्ति। देखो भैया, जो राजस्व प्राप्तियां हैं ये दो प्रकार की हैं, ये भी दो प्रकार की हैं। कैसे ये दो प्रकार की हैं, एक कर राजस्व प्राप्तियां हैं, कर राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व, कर राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी है गैर कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व, राजस्व प्राप्ति। अभी हम मात्र प्राप्तियों को ही डिस्कस किए हैं, अभी सरकार के खर्चों को डिस्कस नहीं किए हैं। तो कर राजस्व में क्या क्या आएगा, जैसे कि कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर आएगा, ठीक है, प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो कर से सरकार को प्राप्तियां होंगी, और जीएसटी, जीएसटी या फिर इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये कर के माध्यम से सरकार को प्राप्ति होगी। ये भी कौन से, यानी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत, में से कर से राजस्व, कर राजस्व की प्राप्तियां हैं। अब गैर कर राजस्व से प्राप्तियां, जैसे कि सरकारी उपक्रमों में जो लाभांश मिलेगा, जैसे ब्याज की प्राप्ति हो गई, ब्याज की प्राप्ति, इसमें तो कर नहीं लगा रही है ना सरकार, ब्याज की प्राप्ति हो गई। इसमें से जुर्माना हो गया, जुर्माना हो गया। इसके साथ साथ क्या हो गया, इसमें से शुल्क, अर्थदंड हो गया, शुल्क हो गया, और अर्थदंड हो गया, अर्थदंड हो गया। इसमें से करंसी छपाई, टकसाल से जो भी पैसा प्राप्त होगा उससे संबंधित, ये सारी गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ ली। अब पूंजीगत प्राप्तियों में आप देखोगे, तो चलो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो पूंजीगत प्राप्तियों में जैसे कि मैं उदाहरण से बताया ही, लेकिन यहां से सुनना, कि आंतरिक बाजार उधारी, यानी आंतरिक बाजार, आंतरिक बाजार उधारी, उधारी, विदेशी ऋण एवं सहायता, विदेशी ऋण एवं सहायता, सहायता, इससे ऋण वसूली, ऋण वसूली, वही जो आपने ऋण किसी को दिया है, ऋण वसूली,
और इसके साथ साथ विनिवेश और निजीकरण के माध्यम से, विनिवेश और निजीकरण के माध्यम से ये सारी सरकार की कैपिटल रिसीट पूंजीगत प्राप्तियां कहलाएंगी, कैपिटल रिसीट पूंजीगत प्राप्तियां कहलाएंगी। ठीक है, तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब आपने कैपिटल रिसीट भी देख लिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब सरकार के खर्चों में आते हैं, सरकार के खर्चों में। तो चलो भैया खर्चों को देख लेते हैं। टाइम तो है ना? जी हाँ, टाइम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को हम एक बार फिर देखो। प्राप्तियां बताया, आय का मैंने बता दिया कि कैसे कैसे सरकार प्राप्त करेगी, तो खर्च भी तो होगा ना सरकार का, तो कैसे खर्च होगा। अब राजस्व देखो, ये जो राजस्व व्यय, यहाँ पे व्यय होना चाहिए, कुछ भी बच्चा लिख देता है इसे जरा। चलो, राजस्व व्यय सरकार के वैसे व्यय होते हैं, जो राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के वैसे व्यय होते हैं जो कि मुख्यतः उपभोग के उद्देश्य से किए जाते हैं, यानी उनका कंजम्पशन किया जाता है, उपभोग के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता। बस ऐसे समझ लो कि जैसे कि आपको घर से पापा ने पैसे दिए, आपको घर से पापा ने पैसे दिए और आपने पैसे को खा पी लिया, आपने पैसे को खा पी लिया, ठीक है, तो वो सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप जैसे कि बाहर पढ़ाई कर रहे हो और पापा से आपने पैसे मांगा, पापा से पैसे मांगा, तो आपने कोचिंग की फीस जमा कर दी, कोचिंग की फीस जमा कर दी और आपने खा पी लिया, खा पी लिया, ठीक है, कोचिंग की फीस इसमें ऐड नहीं होगी। खा पी लिया, या आपने मूवी देख ली, मूवी देख ली और आप उसको खा पी लिया, तो ये सारा जो खर्च है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू यानी राजस्व व्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये राजस्व व्यय, राजस्व व्यय कहलाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, ये राजस्व व्यय, जो राजस्व व्यय है, ये वैसा व्यय है कि ये मुख्यतः उपभोग के उद्देश्य से किया जाता है। किसके? उपभोग के उद्देश्य से। ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होगा। मतलब आप इसमें कोई परिसंपत्ति नहीं खरीद रहे हो, कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा। ऐसा जो व्यय है, ऐसे व्यय को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा कि राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान, अब केंद्र सरकार की ये ड्यूटी भी है और जब हम बजट में पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा भी। तो अगर केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देता है कि लो भैया अपने यहाँ पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करो, तो देखो ये तो पैसा उपभोग के माध्यम से अगर मान लो राज्य खर्च कर लेता है, उपभोग के माध्यम से राज्य खर्च कर लेता है, भले राज्य का वो कुछ भी हो जाए, राज्य का देखो, राज्य दूसरा पर्पज है, लेकिन केंद्र ने उसके खर्च के लिए, उपभोग के लिए पैसा दिया, ये केंद्र का क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। राज्य भले ही उसको कुछ भी, राज्य अभी देखेंगे कि उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में भी उपयोग कर सकता है, लेकिन जो केंद्र ने दिया राज्य को पैसा खर्च करने के लिए, ये तो केंद्र का क्या हो गया? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, राजस्व व्यय हो गया। अब मान लो जो लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान कर दिया जाए। अगर आपने जो ऋण लिया है, ठीक है, किसी से ऋण लिया था, मान लो सरकार ने वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, और उसमें ब्याज दे दिया जाए, जिससे किसी प्रकार की संपत्ति तो नहीं बनी ना, ये एक तरीके से उपभोग है। तो अगर लिया गया ऋण है उस पे किसी को ब्याज का है, क्या कर दिया जाए? ब्याज दे दिया जाए उसका। या सरकारी कर्मचारियों का वेतन, जैसे सरकारी कर्मचारी, वो भी तो उपभोग का ही तो हिस्सा है ना, तो जो सरकारी कर्मचारी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनका अगर वेतन दे दिया जाए। साथ ही साथ देखोगे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ कानून व्यवस्था और लोक प्रशासन में जो खर्च आने वाला है, वो भी एक प्रकार का उपभोग है, वो भी कंजम्पशन है। जो रक्षा में पैसा खर्च किया जा रहा है, जो रक्षा में, डिफेंस के मेंटेनिंग में, वो भी एक प्रकार का उपभोग है। अब कल्याणकारी योजनाओं में बहुत सारी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बीमा योजना, दुनिया की योजनाएं चलती हैं, जो वेलफेयर स्कीम है, तो सरकार वो उपभोग के लिए पैसा खर्च कर रही है ना, ये सारी योजनाओं में। तो ये सभी जो पैसा होगा इन योजनाओं में, कल्याणकारी योजनाओं में और प्राकृतिक आपदाओं में जो पैसा दिया जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आपको सारी चीज अगर भूल जाओ तो भूल जाना, एक चीज याद रखना कि ये वैसा पैसा होता है कि इससे किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होगा।
अब कहीं भी सरकार खर्च करे, अगर कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है तो ये समझ लेना कि ये सरकार का राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सरकार का राजस्व है, सरकार का राजस्व है। ठीक है, तो यहां तक आपने राजस्व व्यय देखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि राजस्व व्यय में कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसमें फोकस क्या करना है, आई ट्राई टू हाईलाइट, है ना। अच्छा, ब्लैक करके रखें, चलो। देखो, देखो ये वैसा व्यय है जो सरकार उपभोग के लिए, किसके, उपभोग के उद्देश्य से करती है, उपभोग के उद्देश्य से करती है। इसमें किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होगा, संपत्ति नहीं बनेगी। और इसमें से जैसे कि मान लो जो अनुदान है सरकार को मिला है तो वापस कर दे, या फिर लिए गए ऋण पर जो ब्याज का भुगतान कर दे, ये बहुत सारे, या फिर सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका वेतन दे दे, या लोक प्रशासन में मान लो जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पैसा खर्च किया जाता है सब उपभोग का ही तो हिस्सा होता है। जो डिफेंस का जो मेंटेनिंग का किया जाता है ये भी लोक कल्याणकारी योजनाओं में जो सरकार पैसा खर्च करती है, राज्य को जो परिदान के रूप में पैसा देती है, साथ में मान लो कोई बाढ़ आपदा आ गई या सूखा हो गया तो पैसा देती है। ये सभी व्यय राजस्व का क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है, ये राजस्व व्यय है। ये वैसा व्यय है जो उपभोग के लिए यूज किया जाता है, इससे किसी भी प्रकार की सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा, सरकार की किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा। ऐसे व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। चलो भैया कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसे देख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, इकोनॉमी वाकई में बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ी से दिल से पढ़ो ना। आप डरो नहीं इकोनॉमी को लेकर के, मैं हूं, आपके सर हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और 10 बार भी पूछोगे ना 10 बार समझाऊंगा, मेरा काम ही है ये, मेरा काम ही है ये। चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना, ये सरकार का वैसा व्यय है, ये सरकार का वैसा खर्चा है जो किसी परिसंपत्ति का निर्माण करेगा। सरकार पैसा खर्च करेगी तो कोई ना कोई परिसंपत्ति का निर्माण होगा, कोई ना कोई परिसंपत्ति एसेट्स का निर्माण होगा। तो इसमें कौन कौन सा पैसा, मतलब सरकार पैसा तो खर्च करेगी लेकिन इससे सरकार को कोई ना कोई परिसंपत्ति का निर्माण होगा। जैसे अब मान लो कि सरकार सड़क बनाने में पैसा खर्च कर रही है तो परिसंपत्ति हुई ना। अब सड़क से परिसंपत्ति क्या है, जब आपको फ्यूचर में कभी उससे रिटर्न मिल सके, है ना, परिसंपत्ति तो वही कहा जाएगा ना। अब आपने उपभोग कर लिया, उपभोग कर लिया, अब आप उपभोग कर लिया, बोले कि हम तो उपभोग कर लिए, हम खुद परिसंपत्ति है, तो वैसा नहीं। अब क्या निर्माण हो तो समझ ही रहे हो। तो ऐसा पैसा जो फ्यूचर में लगाया जाए और उसमें निर्माण हो, तो जैसे कि सड़क, सरकार ने सड़क बनवा दिया, सरकार ने रेल मार्ग बनवा दिया, सरकार ने बांध बनवा दिया, सरकार ने कोई एक बड़ा मतलब लोगों के लिए रोजगार के लिए कोई ऐसा व्यवस्था कर दी। तो ये सारी चीजें, सड़क हो गया, बांध हो गया, रेल मार्ग हो गया, जो भी बुनियादी निर्माण है, जो भी बुनियादी निर्माण है, ये सारा सरकार का क्या कहलाएगा, ये सभी बुनियादी निर्माण सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, अरे भैया सड़क बना रहे हो तो सरकार फिर बाद में वो लेगी ना, सरकार, सरकार की परिसंपत्ति होगी तो सरकार रोड से टोल टैक्स वो कलेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। ठीक है, अब बांध बना रही है सरकार तो आपको सिंचाई के लिए, तो फार्मर से फिर सिंचाई के लिए कहीं ना कहीं कोई तो व्यवस्था, उनसे पैसा अरेंज किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, ऑब्वियस। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें। अब सामाजिक बुनियादी निर्माण, जैसे विद्यालय हो गया, है ना, जैसे सामाजिक बुनियादी निर्माण हो गया। हम्म, ये जैसे कि बुनियादी निर्माण हो गया और सामाजिक बुनियादी निर्माण। सामाजिक बुनियादी निर्माण में जैसे कि क्या क्या, विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, यानी यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सारी चीजें। अब देखो कि औद्योगिकरण किए जाने वाले पर व्यय, अगर कोई सरकार इंडस्ट्री खोल रही है, कोई सरकार अगर कंपनी खोल रही है तो भी ये सरकार की एक प्रकार की परिसंपत्ति है। ये सरकार द्वारा किसी भी अन्य निकाय में दिया जाने वाला ऋण, सरकार अगर किसी को ऋण देती है तो सरकार का वो पैसा रिटर्न होगा ना। तो किसी भी निकाय को अगर पैसा दिया जाता है तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा तो दिया, खर्च तो है, लेकिन ये एक दिन क्या है, परिसंपत्ति का निर्माण होगा इससे। तो दिस इज अ कॉल अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज अ कॉल अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको समझ आ गया होगा। लेकिन आपको कुछ एक्सेप्शंस ध्यान रखने होंगे। देखो भैया, कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनमें से राजस्व व्यय, यानी कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों सम्मिलित होते हैं। कैसे, उदाहरण से समझो आप।
उदाहरण से समझो, पेन ले लेते हैं। मैंने कहा कि कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों शामिल होते हैं। कैसे? जरा इसमें ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि आपने कोई लड़ाकू जहाज लिया, या कोई युद्ध पोत लिया, या कोई विमान लिया। मान लो आपने रफाल लिया, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या लिया? रफाल लिया। आपने जो रफाल लिया, ये लड़ाकू विमान है। तो आपने एक खरीदा, ध्यान से सुनिएगा। तो आपकी ये परिसंपत्ति, परिसंपत्ति का जन्म हुआ कि नहीं? परिसंपत्ति है, परिसंपत्ति का जन्म हुआ। रफाल लिया आपने, तो ये क्या हो गया? ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परिसंपत्ति का निर्माण होगा। लेकिन जरा बताओ कि रफाल कल के दिन खराब होगा, तो जब आप पैसा खर्च करोगे इसके मेंटेनिंग में, इसके मेंटेन करने में, रिपेयरिंग में, वो क्या होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आप जो पैसा दोगे उससे परिसंपत्ति का रिपेयरिंग में, तो रिपेयरिंग में आप पैसा लगा रहे हो, अपने मैकेनिक को दे रहे हो, फीस दे रहे हो, वो क्या होगी? परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, उसमें क्या है? उसको मेंटेन करने में, रिपेयरिंग में पैसा लगाया जा रहा है। तो यह आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इनको चलाने में जो खर्च होगा वो आपका क्या होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों शामिल, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों शामिल। अब जैसे कि केंद्र सरकार बजट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यय में से जो धन आवंटित करती है, उसमें से जैसे कि वर्तमान में सर्वाधिक व्यय राज्यों को अनुदान किया जाता है, सैंक्शन किया जाता है। अब उसके उपरांत दूसरे स्थान पर जो ब्याज होता है, ब्याज का भुगतान किया जाता है, जो कि हम कल की क्लास में इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास में डिटेल से देखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता रहा था, मैंने बताया कि केंद्र सरकार का तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो सरकारों को, राज्य सरकारों को परिधान दिया जा रहा है, मान लो राज्य सरकार सड़क बना दे, तो वो उस राज्य सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस राज्य सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ने परिसंपत्ति का निर्माण कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने उपभोग के लिए दिया था, तो केंद्र सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर बहुत ज्यादा यूपीएससी आगे स्मार्ट क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से क्वेश्चन, अगर बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछा तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप पूरी तरीके से अगर इसे नहीं समझेंगे तो असहाय होंगे क्वेश्चन करने में। इंडियन इकोनॉमी की जिम्मेदारी सारी मेरी, इंडियन इकोनॉमी की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं बार बार बोल रहा हूं सभी बच्चों से, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं सभी बच्चों से कि भैया पीटी हो चाहे मेंस, कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना। मेरी नोट्स और लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होंगे, मेरी नोट्स और लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में आपको एकदम मास्टर्स बना दूंगा, इंडियन इकोनॉमी में आपको मास्टर बना दूंगा। ठीक है, तो आपने यहां तक देखा। अब देखो, तो ये जो राजस्व व्यय और पूंजी जो व्यय है, इनमें से दो प्रारूपों में इसको वर्गीकृत किया जाता था। इसको ना कल हम डिटेल से देखेंगे कि कैसे कैसे प्रारूप थे और कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, इसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकेंगे। अब आपने देखा कि जो कुल सार्वजनिक आय कैसे मतलब मेंटेन किया जाता है, और आय के अंतर्गत जैसे कि आय, थोड़ा सा सुन लो। देखो, सरकार की कुल प्राप्तियों से, जैसे जो सरकार की प्राप्तियां है ना यहाँ पे, तो सरकार की कुल प्राप्तियों से मतलब है कि वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार के जो सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो इनकम है, जो आय है, इससे अनुमानित मौद्रिक आय, सरकार की कुल प्राप्तियों को हम प्रॉपरली एक राजस्व प्राप्तियां और कैपिटल पूंजीगत प्राप्तियों में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। तो ये कुल सार्वजनिक आय, ये क्या है? टोटल पब्लिक इनकम है, सरकार की कुल सार्वजनिक आय है। इसी तरह सरकार का कुल सार्वजनिक व्यय भी होता है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इंडियन इकोनॉमी में आपको डरना नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। और कल हम ना क्या करते हैं कि इसमें से जो राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ये सारा डिस्कस ही कर लिए हैं। इसके आगे फर्दर हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।